एक फैमिली ब्लॉगर का ये काम नहीं है कि वो एज अ ट्रेनर उन चीज़ों को ट्रेन करे या वो कोर्सेज सेल करे जो सो एज अ मेंटोर आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट तलहा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट ड्रीम टू रियलिटी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वाह कैंट की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेंटोर और सक्सेसफुल फ्रीलांसर। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया थोड़ा सा और गपशप करने का मौका दिया। एनी टाइम वेलकम मुदस्सिर, आपके लिए तो हमारे पास अवेलेबल है टाइम। बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशन। रिसेंटली हम आपने हमें इनवाइट किया था, आपके इंस्टीट्यूट की फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो हुई थी और बहुत अच्छा आपने उसको ऑर्गेनाइज किया था। वेल कंग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स 1 ईयर कंप्लीटेड एंड बहुत सारे हमारे स्टूडेंट उसमें हमने सर्टिफिकेशंस भी अनाउंस किए और हमारे स्टूडेंट्स आगे सक्सेसफुल जा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक साल बाद की कहानी है, तो हम आपको अगर एक साल पहले की बात पे ले जाएं कि डिजिटल आगाज़ का आगाज़ ही कैसे हुआ और आपने क्यों कर ये स्टार्ट किया, और चूँकि फ़ीमेल का फ्रीलांसिंग में आना और इस तरीके का काफ़ी जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो रहा था इस दौर में, तो आपने कैसे स्टार्ट किया? डिजिटल आगाज़ का जो स्टार्ट है वो मेरे फ्रीलांसिंग जर्नी के बाद हुआ जब मैं खुद सर्विसेज दे रही थी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, ई कॉमर्स में, डिजिटल मार्केटिंग में और बाकी जो हमारी सर्विसेज हैं। तो जब सर्विसेज दे रही थी मैंने सोचा कि मैं खुद तो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रही हूँ, लेकिन क्यों ना एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथ जुड़े हुए वाकई के जितने नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको भी फ़ायदा हो। देन वी स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ हमने एक सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी भी स्टार्ट किए। ना सिर्फ हम लोगों को वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं बल्कि हम लोग इंडस्ट्री में एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज भी दे रहे हैं और इसमें मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम शामिल है जो इन सब चीज़ों को मेरे साथ मैनेज कर रही है। तो क्या आप समझती हैं कि आप खुद एक सक्सेसफुल वाक़ई ही फ्रीलांसर हैं या नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज ना सिर्फ मैं खुद ये चीज़ इससे फ़ायदा उठा रही हूँ, मैं खुद एज अ फ्रीलांसर अर्निंग कर रही हूँ, बल्कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिजिटल आगाज़ इंस्टीट्यूट से स्टार्ट ली है और वो इस फील्ड में आगे अर्निंग कर रहे हैं। तो आपने कितना कमाया होगा फ्रीलांसिंग से अब तक? ये तो अब एग्ज़ैक्टली तो बताना ज़रा मुश्किल है क्योंकि इट्स बीन एक 4 राउंड इयर्स। फिगर में। राउंड अबाउट अगर मंथली हम बात करें एक एवरेज रेवेन्यू की तो 2 से ढाई लाख तो रेवेन्यू रहता ही है। फ्रीलांसिंग में आप क्या कुछ कर रही हैं? फ्रीलांसिंग में डिफरेंट है। जो मेरा मेन स्टार्ट था वो ई कॉमर्स से था। ई कॉमर्स में अमेजोन से है। देन अमेजोन के साथ साथ मैंने फर्दर बहुत सारी जो सर्विसेज है प्रोवाइड किए जैसे टैक्सेशन हो गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट री स्टेटमेंट्स हो गया, इसके साथ साथ 3PL की सर्विसेज हो गई। यानी कि जो मेरी सर्विसेज थी उनको मैंने एक लिमिटेड एरिया में नहीं रखा। मैंने साथ साथ जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे लर्निंग मजीद करनी चाहिए, ट्रेंड जिस तरफ मूव कर रहा था, साथ साथ मैं भी अपनी स्किल्स को वैसे ही इन्हेंस कर रही थी। आप सर्विसेज बेच रही थी या प्रोडक्ट? नहीं, मैं सर्विसेज बेसिकली बेच रही थी। प्रोडक्ट्स सेलिंग जो है वो मेरे क्लाइंट्स के लिए होती थी, लेकिन बाय सेल्फ मैं खुद जो सर्विसेज दे रही थी वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रही थी। ठीक है, आपने डिजिटल आगाज़ को जब स्टार्ट किया उससे पहले भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी वर्कशॉप भी करवाते। इवन कि एक ऐसा भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट मौजूद है जहाँ पे गोरे आ रहे हैं और वो वर्कशॉप करवा रहे हैं। जी, जी। तो आपने जब डिजिटल आगाज़ का स्टार्ट किया था तो आपने क्या सोचा था कि क्या चीज़ मैं चेंज करूँगी यहाँ पे उनसे, यानी कि बेहतर आप प्रोवाइड कर रही हैं या कह रही हैं, कि आपने क्या सोचा था? अच्छा बेसिकली आपको मुदस्सिर पता है जो मेरा अपना स्टार्ट था वो एज़ अ फ्रीलांसर मैंने लर्निंग से स्टार्ट लिया था। मैं खुद स्टूडेंट थी। तो जब मैं स्टूडेंट थी उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज तो हर बंदा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ना तो कंप्लीट रोड मैप है, ना तो काउंसलिंग है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं, आया उनको कौन-सी फ़ील्ड में जाना चाहिए, उनके क्या गोल्स हैं, आया हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज़ या थ्योरेटिकल नॉलेज, वो उनकी कह लें कि जो गोल्स है, ये जो फ्यूचर है उसमें अलाइन करता है या नहीं। कुछ चीज़ें ये थी, कुछ हमने काउंसलिंग के हवाले से देखा, लैक ऑफ काउंसलिंग थी। जनरली लोग ट्रेंड के पीछे जा रहे थे, लेकिन उनको अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक कोर्स को या स्किल को चूज़ करना नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हमने मार्केट को टैप किया, हमने वो चीज़ लेकर आए हैं कि हम ज जो भी हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, विज़िटर हैं, हम उनको बेसिक काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं और फिर हम थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ-साथ जो आगे का फ्यूचर के लिए उनका रोड मैप होता है, जो मोटिवेशन होती है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक हमारा डिफरेंशिएटर अगर आप कहें तो वो यही है कि हम स्टूडेंट्स को तब तक मोटिवेट रखते हैं जब तक वो अर्निंग स्टार्ट ना कर दें। आपके पास डिजिटल आगाज़ के अंदर काफ़ी सारे मेंटोर हैं ना, जी, आपके जी। अलावा भी? तो क्या सारी फ्रीलांसिंग फ़ील्ड के अंदर सक्सेसफुल हैं?
जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक क्राइटेरिया है, जो मेंटर हम लोग सेलेक्ट करते हैं या जो हम लोग ट्रेनिंग के लिए उनको हायर करते हैं, अगर वो खुद सक्सेसफुल नहीं है, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को कैसे सक्सेसफुल बनाएगा? तो हमारा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम सिलेक्शन करते हैं, देन उनको हायरिंग के लिए हम लोग कॉल करते हैं। मतलब कि आपका हर स्टूडेंट ही सक्सेसफुल होगा फिर? नहीं, देखिए इसमें अगेन थोड़ा-सा यहाँ पे रहता है कि जिस तरह से नॉर्मली आप देखें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आपके एवरेज रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स आपके टॉप टियर होंगे, कुछ आपके जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो हमारे पास भी इस तरह के केसेज़ रहते हैं। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ड्यूरिंग कोर्स अर्निंग करने लग जाते हैं, उसकी यही वजह होती है कि वो जो रोड मैप हमने प्रोवाइड किया होता है, उस पे भी चलते हैं और साथ-साथ उनका अपना हार्ड वर्क भी होता है। ऐसा कोई एग्जांपल है अभी तक आपके स्टूडेंट्स में से? जी, मुदस्सिर, जिस तरह से आपको पता है, आपने रिसेंट हमारी एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अटेंड की है, उसमें हमने स्टूडेंट्स को बेस्ट परफॉर्मेंस के भी अवार्ड्स दिए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ ड्यूरिंग कोर्स बहुत अच्छी असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं, प्रोजेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, बल्कि मार्केट में इन्होंने अर्निंग भी स्टार्ट की है। किस तरह से अर्निंग स्टार्ट किया, हम लोगों ने इनको प्रॉपर गाइड किया है, रोड मैप्स दिए हैं, बताया है क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, किस तरह से आपने जो आपका प्रपोजल होगा वो प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन किस तरह से रहेगी, डील क्लोज कैसे होगी। देन ऑब्वियसली इनका अपना भी हार्ड वर्क है, और इसी तरह से हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्यूरिंग कोर्सेज अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रीज़न दो ही रहती हैं, एक हमारी जो हम रोड मैप्स प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ उनका अपना हार्ड वर्क। फिर दोस्त, क्या आप अल्लाह को गवाह बना के ये बता सकती हैं कि आपके सारे स्टूडेंट पैसा कमा रहे हैं आपसे सीखने के बाद? देखिए मैंने आपको क्योंकि ऑलरेडी। ये क्लेम तो हर इंस्टीट्यूट का ओनर कर रहा होता है ना, कि हमारे स्टूडेंट पैसा कमा रहे हैं। जी, जी। ठीक है, इस लेकिन चीज़ में रियलिटी आप मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इस चीज़ में आप देखें कि हमने 1 ईयर अपना सेलिब्रेट किए विद ज़ीरो नेगेटिव रिव्यू। इसका ये मतलब है कि हम अपनी जो भी हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे 100% कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि हम जिस तरह से सिखा रहे हैं, हम स्टूडेंट को छोड़ते ही नहीं जब तक वो कहीं न कहीं अर्निंग स्टार्ट ना कर दें, या हम लोग उनको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही अपडेटेड रहता है। हम साथ-साथ उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने मेजर्स रखे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट को कोशिश कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस भी ट्रैक करते रहें, और उनकी आगे जो भी अर्निंग है, उस हवाले से भी हम उनको देखते रहें। वेल, नो डाउट फिरदौस, ये तो मैं इस चीज़ का भी विटनेस हूँ कि 1 ईयर सक्सेसफुल जर्नी रही है, उसके बाद ही आपने सेलिब्रेशन की है। अदरवाइज 5-6 महीने के अंदर जो है ना, वो इंस्टीट्यूट डंडी मार जाते हैं। वेल, आपके स्टूडेंट तो बहुत लकी हैं कि आप जैसे मेंटोर उनको मिली हुई हैं, लेकिन आपके मेंटोर कौन थे और आपने ये फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की थी? अच्छा, अगर आप ट्रेनिंग के हवाले से बात करें, थ्योरेटिकल नॉलेज की, तो मैंने वाक़ई की बहुत ही एक अच्छे मायनाज़ इदारे से की है, लर्निंग की है, लेकिन मेंटोरशिप के हवाले से वहाँ पे थोड़ा लैग था। उसी लैग को कवर करने के लिए हमने अपने इंस्टीट्यूट में ये चीज़ की है कि हम प्रॉपर स्टूडेंट के साथ रहें, काउंसलिंग प्रोवाइड करते रहें, उनको मोटिवेटेड रखें। जो मेरी अपनी जर्नी थी, उसमें मैं समझती हूँ कि मेरा अपना हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर थी, लेकिन आगे रोड मैप क्या होगा, किस तरह से मैं स्टार्ट लूँगी, वो चीज़ें मैंने खुद एक्सप्लोर की हैं। दैट्स व्हाई मैं समझती हूँ कि आज जहाँ पे मैं सक्सेसफुल हूँ, उसकी रीज़न भी ये है कि मेरी अपनी डेडिकेशन बहुत इन्वॉल्व थी। वेल, फिरदौस, मैं समझता हूँ कि आपका इशारा एनेबलर्स की तरफ है, तो आपने काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारा, फिर आप लेफ्ट कर गईं। इसकी क्या रीज़न थी? देखिए हर जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, ऑब्वियसली आपने वहाँ पे स्टे नहीं करना होता। आपने आगे ग्रो करना होता है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। ऐसा ही तो होता है, रीज़न बिल्कुल। वाज़ ओनली दिस कि मुझे भी आगे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही थी। मुझे खुद को भी ग्रो करना था, एक अपना एक कह लें नाम बनाना था, उसके लिए वहाँ से मुझे रिज़ाइन देना पड़ा। तो क्या चेंज किया आपने इंस्टीट्यूट के अंदर? आपने बनाया कि आपने सीखा है कि ये चीज़ें कम हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या चीज़ ऐसी कम थी वहाँ पे जो अपने इंस्टीट्यूट में आपने उसको जारी किया फिर? अच्छा, एज़ अ स्टूडेंट मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे देखी, फ़ील की, और वही चीज़ें मैंने अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के हवाले से नोट करते हुए मैंने चेंजेस लेकर आए। सबसे पहले वहाँ पे है, जब आप एक बंदा आपके पास एक स्टूडेंट आपके पास आता है, आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो जिस फ़ील्ड की तरफ जाना चाह रहा है, आया उसका स्कोप है या नहीं? आया जो स्टूडेंट है, उसकी कैपेबिलिटी है उस स्किल को लर्न करने की या नहीं? तो हम लोग जो फर्स्ट स्टेप है, वहीं पे अपना डिफरेंशिएटर जो है वो दे रहे होते हैं, कि आप किस तरह से जो फ़ील्ड आप लोग चूज़ करके आए हैं, क्या आपके लिए वो आगे फ्यूचर में भी आपको स्कोप दे रही है या नहीं? तो वहाँ पे हम लोग गाइडलाइंस देते हैं, वहाँ पे हम काउंसलिंग देते हैं कि आपका ऑलरेडी क्या एक्सपीरियंस है। लेट्स सपोज़ अगर कोई बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आता है, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप ई-कॉमर्स की तरफ आएँ, बिकॉज़ यू हैव अ नॉलेज एंड यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ दिस। लेकिन अगर कोई बंदा आता है जो उसको ऑलरेडी बिज़नेस वो कर रहा है, उसको सर्च आना चाहिए मार्केटिंग की साइड पे, तो मैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको गाइड कर रही होती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि जो मेन मैं डिफरेंस लेकर आई हूँ, वो यही है कि हर बंदे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग गाइड करना, और देन उसको एक कोर्स की तरफ लेकर आना।
अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, आप भी शायद ये कोर्स ऑफ़र कर रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग तो तकरीबन हर बच्चा ही आजकल फ़ेसबुक के ऊपर ऐड रन कर सकता है। तो आप उसमें क्या सिखा रही हैं ऐसा? या बाकी इंस्टीट्यूट जो है आप समझती हैं कि वो ये चीज़ नहीं सिखा रहे और मैं सिखा रही हूँ ये? देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि डिजिटल मार्केटिंग को लोग समझते हैं कि जस्ट ऐड रन करना है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें ना सिर्फ़ आपने एक ब्रांड की प्रेज़ेंस बनानी होती है, ब्रांड को प्रमोट करना होता है, बल्कि आगे चल के उसका एक कह लें कि एक लेवल भी स्टेबल करना होता है। तो ऐड रन करना तो डिजिटल मार्केटिंग का एक कह लें कि एक नीश है। अगर हम जस्ट उसको टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग रन में उस चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। हम लोग जो हमारा कोर्स है स्पेसिफिकली हम उसकी बात करें तो उसमें हम मेन फ़ोकस रखते हैं आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग है या जो आपका ब्रांड प्रमोशन है उसमें बाकी कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है और वो सारी ट्रेनिंग हम इंक्लूड करते हैं अपने कोर्स के अंदर। ये एक सेगमेंट नहीं हम लोग लेकर चल रहे कि जस्ट ऐड रन कर दिए। उसमें कंटेंट क्रिएशन किस तरह से होगी, कंटेंट क्रिएशन के इफेक्टिव वेज़ क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाती हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या जो बाकी लोग मार्केट में सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे एक अलग डिफरेंशिएटर के तौर पर सामने लेकर आती हैं। बातें तो फिर दोस्त आपकी तरह बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि ई-कॉमर्स में भी आप एक्सपर्ट हैं और डिजिटल मार्केटिंग में भी, तो आप अपना ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च कर लेती फिर? अच्छा, मेरे ब्रांड की ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत सारी बैकग्राउंड पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने उसकी जो सोर्सिंग है वो कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह कमिंग 6 मंथ्स में आप देखेंगे एक बहुत अच्छा ब्रांड हम लोग क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं। मैं उसकी पार्टनरशिप में आना चाहूँगा। इंशाल्लाह डेफिनिटली ऑब्वियसली आप जैसे लोगों को पार्टनर्स हम बनाएँगे तो हम लोग भी आगे समझते हैं कि सक्सेसफुल होकर चलेंगे। अरे इंशाल्लाह। कोर्सेज़ की अगर बात की जाए तो आजकल तो फैमिली व्लॉगर भी कोर्सेज़ बेचना शुरू कर दिया है उन्होंने भी। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? कि देखिए आप कोर्स करना चाहिए और है भी सस्ता या नहीं करना चाहिए? देखिए आपने सुना होगा जिसका काम उसी को साझे। हर बंदा हर काम करता है लेकिन स्टे कोई नहीं कर सकता या क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर हम इसके अलावा ये बात करें कि जो कंटेंट है, ये जो कोर्सेज़ है वो तो ऑलरेडी बहुत सालों से गूगल पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लेकिन रीज़न क्या है? एक जो इदारा है वो किस तरह से खुद को मार्केट में सस्टेन करता है, उसकी रीज़न सिर्फ़ उसकी क्वालिटी और उसका जो काम है वही रहता है। तो हम लोग मेन जो हमारा फ़ोकस है वो इसी चीज़ पे है कि हम अगर लेट्स सपोज़ 10 स्टूडेंट लेकर आ रहे हैं, 20 लेकर आ रहे हैं मार्केट में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो किस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं या उनकी ट्रेनिंग किस लेवल की हमने प्रोवाइड की है। हमारा मेन फ़ोकस सारा इसी चीज़ पे रहता है कि हमारी अपनी ट्रेनिंग क्वालिटी कैसी रहेगी और स्टूडेंट्स को हम वाक़ईयतन जो है वो सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह यही हमारा आगे चल के एक कह लें मिशन भी है और इसी को हम लोग आगे सस्टेन भी करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी आपकी अपीयरेंस है बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हमने देखा है कि तलहा रिव्यूज़ ने डकी भाई रजा बट के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई थी। बेसिकली अगेंस्ट तो नहीं थी, आप ये कह लें कि उनके कोर्सेज़ को उन्होंने एक्सपोज़ किया था और बाद में वही लेने के देने पड़ गए कि उनको उठवा लिया गया, उनको थ्रेट दिए गए। तो क्या आप समझती हैं कि उन्होंने ठीक करवाया है या गलत करवाया है? देखिए इस तरह से और आप भी कोर्स सेलर हैं, तो आप अपना फ्यूचर फिर कहाँ देख रही हैं? देखिए जो एक मेंटोर होता है उसका बहुत एक बैकग्राउंड देखना पड़ता है। आया वो क्या कर रहा है, उसकी क्या सक्सेस रही है, उसकी क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो हर बंदे को ये सूट नहीं करता कि वो मार्केट में जो काम आ रहा है वो करता रहे बगैर इसके देखे कि आया वो डिलीवर भी कर सकता है वो क्वालिटी जो वो क्लेम कर रहा है। तो डेफिनेटली एक फैमिली ब्लॉगर का ये काम नहीं है कि वो एज अ ट्रेनर उन चीज़ों को ट्रेन करे या वो कोर्सेज सेल करे जो उसने खुद भी नहीं किए हुए। सो एज अ मेंटोर आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट तलहा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है जो कि बनता भी है, जो कि हमारी ऑडियंस को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ही उनको गाइड नहीं करेंगे कि कौन बंदा मार्केट में क्या चीज़ ऑफर कर रहा है और वो इस ऑफर को आगे फुलफिल भी कर सकता है या नहीं, तो एज अ मेंटोर आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप उन लोगों से सीखें जिनका अपना कोई बैकग्राउंड है, ना कि ऐसे फैमिली ब्लॉगर्स जिनका काम ही एक कंटेंट क्रिएट करना है और वो जस्ट बिजनेस के लिए एक चीज को सामने लेकर आए। इसमें तलहा के ऊपर ना बेसिकली थ्रेट था और उसके बाद जो हम तक न्यूज़ पहुंची है कि पुलिस भी शायद रेड किया था विदाउट उन्होंने एविडेंस। तो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये फिर ठीक है कि अगर आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आप उसको उठा लें? देखिए पाकिस्तान में आपको पता है लॉज को कितना फॉलो किया जाता है, तो सेम इज द केस हेयर। यहाँ पे भी जिसका जोर है उसी की लाठी है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली रजब बाटन जो उनके साथ बाकी फैमिली ब्लॉगर्स हैं, उनके पास ऑब्वियसली अप्रोच है, उनके पास सोर्सेज हैं, तो वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि एक क्रिटिसाइज करने का हर किसी का हक है। आप पब्लिक फिगर हैं तो क्रिटिसिज्म को आप एज अ पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि किस वजह से किया गया, आया जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी रीज़न क्या है,
ना कि इस तरह से लॉ को यूज़ करके अगेन एक मेस क्रिएट करना। बीइंग अ फीमेल आप क्या कहेंगी कि अगर एक फीमेल है जो सोशल मीडिया के ऊपर आना चाह रही है, डेफ़िनेटली आपकी भी अपीयरेंस है, तो उसके लिए आपको आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करें? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से मैं सोशल मीडिया पे हूँ और एक बहुत ही पॉज़िटिव इमेज के साथ हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है कि मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, मुझे पता है मैंने खुद को कैसे प्रेज़ेंट करना है। मैं एनकरेज करती हूँ मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ हैं वो सोशल मीडिया पे आएँ, बट उनको अपना एक कह लें एक सर्कल सेट करने की और एक लिमिटेशन सेट करना आना चाहिए। बहुत सारी आपने देखा होगा लेडीज़ को बाद में चल के इश्यूज़ आते हैं, कहीं न कहीं उनकी अपनी भी कोई गलती होती है। लेकिन ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि जहाँ पे आपको थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन बच-बचा के एक प्रॉपर वे में चीज़ों को लेकर चले तो डेफ़िनिटली ये एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप ना सिर्फ़ खुद ग्रो करती हैं, बल्कि अपना पूरा बैकग्राउंड है और आपके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सबको भी ग्रो कर सकती हैं। स्टार्ट में तो डेफ़िनेटली आपको भी काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, तो उसका हल क्या निकाला था फिर आपने? एज़ अ फीमेल अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो एक टिपिकल जो इश्यूज़ होते हैं या एक हर्डल्स होती हैं एज़ अ लेडी वो नहीं फेस करने पड़े। इस हवाले से मैं तो कहूँगी कि मैं लकी रही हूँ। मेरी फैमिली की भी बहुत सपोर्ट रही है, मेरे साथ जितने कोलीग्स रहे हैं, मेरे साथ जो पार्टनर्स रहे हैं एज़ अ लेडी हर तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट दी गई है। बल्कि कहीं न कहीं कह लें कि मुझे एज़ अ लेडी एज भी दिया गया है। तो हाँ, ऐसा है कि मेरे साथ जो बाकी कह लें कि लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, उनको कहीं न कहीं इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। बट मुझे एज़ सच कोई इश्यू फेस नहीं करना पड़ा। तो आप अपनी वर्क लाइफ़ को और जनरल फैमिली लाइफ़ को कैसे बैलेंस करके रखती हैं? काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके हाँ, ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि कह लें कि 99% फीमेल्स को कहीं न कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो स्टक हो जाती हैं। ना तो फैमिली को प्रॉपर टाइम दे रही होती है, ना तो वो कह लें कि अपनी जो उनकी लाइफ़ है, वर्क लाइफ़ है, वहाँ पे बैलेंस कर पा रही होती है। तो इसका सेम एक ही आपके पास सॉल्यूशन है कि दोनों चीज़ों में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कितना काम ले रही हैं, आप कितना फैमिली को टाइम देना है, उसमें आपका ऑर्गनाइज़ेशन अपने हर चीज़ में ऑर्गनाइज़ करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजिटल फ़ील्ड के अंदर हमने देखा है कि वुमेन्स के लिए काफ़ी बैरियर हैं, तो उनका हल क्या है? उनका हल अभी देखिए अभी तो बहुत सारे कह लें कि चेंजेस आ चुके हैं। अगर हम जब मैंने स्टार्ट लिया था या मुझसे पहले जिन लेडीज़ ने स्टार्ट लिया था, उस टाइम की अगर बात करें, तो ना तो हमें उस तरह से घर से वैसी सपोर्ट मिलती थी, ना तो सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी कि एक लेडी लीड कर रही है। लेकिन अभी जब से कह लें कि डिजिटलाइज़ेशन हुई है, एक चेंज आया है मार्केट में, तो एज़ सच इतना इश्यू नहीं रहा। लेकिन जहाँ पे सबसे पहले जो मैं समझती हूँ कि लेडीज़ के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि वो थोड़ा खुद को मोटिवेट रखे। अगर वो खुद ही मोटिवेटेड नहीं है कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए, तो वो आगे किस तरह से लेकर चलेंगी। इसके साथ-साथ बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप कह लें कि लर्निंग के हवाले से स्टैंड लेने के हवाले से हो गया, वो चीज़ें फिर करनी पड़ती हैं। तो सॉल्यूशन इज़ दैट कि आप खुद कॉन्फिडेंटली अपने लिए खुद खड़ी हों, ताकि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर सकें। बीइंग अ फीमेल अब महंगाई भी डेफ़िनेटली इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो घर में बैठ के कोई फीमेल अगर काम करना चाहे, तो ऐसे कौन से काम हैं कि वो कर सकती है घर में बैठे-बैठे उसको कहीं आना-जाना ना पड़े? बहुत सारे काम हो सकते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस में अगर आप जाएँ तो हंड्रेड ऑफ सर्विसेज़ ऐसी हैं जो आप घर बैठे दे सकते हैं। जो हम लोग आगे कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स की फ़ील्ड्स हैं ये हर बात के अंदर आपके कोर्सेज़ आ जाते हैं, आप भी मंजन सेलर लगती हैं मुझे नहीं, वैसे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग एक चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि हर बंदे को पता चले कि हम लोग क्या मैं डिलीवर ये कर रहे जानना हैं। चाहता हूँ कि यहाँ मेरे प्लेटफ़ॉर्म से आप कोई ऐसी बात बता के चली जाएँ, आप फिर मेरे व्यूअर्स को आप फिर उसको अपनी अकेडमी की तरफ ले आती हैं कि हम कोर्सेज़ करवा रहे हैं। देखिए अकेडमी हम चला रहे हैं उसका मकसद है लोगों को इनेबल करना। तो जब हम चाहते हैं कि लोग इनेबल हों तो क्यों ना आपके प्लेटफ़ॉर्म से भी उनको बताया जाए कि हम लोग इस चीज़ के लिए अवेलेबल है, हम आपको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। चलें ठीक है। चलें मुझे एक आप रोड मैप दे दें कि अगर एक बंदा अपना ब्रांड ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या रोड मैप क्या होगा उसके लिए? कोई अपना ई-कॉमर्स का स्टोर या फिर एक ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा है, सबसे पहले तो रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। अब इधर ये रिसर्च वर्क प्रोडक्ट पे हो सकता है, इधर ये मार्केट एनालिसिस हो सकता है। सबसे पहले तो आपने खुद डिफाइन करना है, जो फर्स्ट स्टेप मैं समझती हूँ, वो मार्केट है कि आपने किस मार्केट में काम करना है। अभी आपको पता है कि आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं, आप लोकली भी कर सकते हैं। जब आप ये डिफाइन कर लेंगे कि आपने लोकली करना है या इंटरनेशनली करना है, देन नेक्स्ट स्टेप होगा कौन-सी आपकी जो प्रोडक्ट है, कौन-सी टारगेट ऑडियंस रहेगी उसके लिए। देन टारगेटेड ऑडियंस के साथ-साथ आपको किस रेंज की जो प्रोडक्ट है वो लेकर आनी है। इसके साथ-साथ फिर नेक्स्ट आप जाएँगे सोर्सिंग पे, सोर्सिंग के बाद अगेन लॉन्च के लिए आपको
फ़ोटोग्राफ़ी और ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। देन आगे चल के लिस्टिंग रहेगा और लिस्टिंग के बाद लॉन्च है आपका। तो बहुत सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो सामने-सामने के कुछ स्टेप्स हैं वो मैंने हाँ, आपको रोड बताए। मैप है। तो लोकल मार्केट ज़्यादा बेहतर रहती है आजकल अगर देखा जाए इन्फ्लेशन और पाकिस्तान के जो लॉज़ हैं उनको भी देखा जाए तो, टैक्सेस को देखा जाए या फिर इंटरनेशनल मार्केट? देखिए इस चीज़ का जो सिलेक्शन ऑफ मार्केट है डिपेंड करता है आपका कितना बजट अवेलेबल है। अगर आपका बजट ही लोकल मार्केट के लिए अवेलेबल है तो आप तो इंटरनेशनल के लिए नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल बजट है इंटरनेशनल मार्केट के लिए तो देन डेफिनिटली आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए जाएँ। लेकिन फॉर द स्टार्ट टेस्टिंग के लिए आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि पहले अपनी मार्केट को टेस्ट करें, जहाँ के लोगों का, जहाँ के प्रोडक्ट्स का, जहाँ के कह लें कि बिहेवियर्स का आपको ऑलरेडी नॉलेज है। डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में जाना, एक ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना जिसका पहले से एक्सपीरियंस नहीं रहा, ऐसे लोगों को प्रोडक्ट सेल करना जिनके साथ आपका इंटरेक्शन नहीं रहा, दैट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन हम ई-कॉमर्स में अपनी चीज़ें कैसे बेचें? तमाम गेटवेज़ तो पेमेंट गेटवेज़ जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिए गए हैं। तो पेमेंट मेथड हम कौन-सा यूज़ करें फिर? पाकिस्तान में थोड़ा-सा हमें कहीं न कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रिलेटेड टू पेमेंट गेटवेज़। लेकिन साथ-साथ ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तानी जो अवाम है वो जुगाड़ मेथड्स यूज़ कर रही होती है। इसी हवाले से हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं। रिसेंट जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ गेटवे दैट इज़ प्योनियर। प्योनियर का अभी तक 4-5 इयर्स हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ एंड दैट इज़ गोइंग रियली वेल। इसके अलावा भी कुछ है इंटरनेशनली आपके पास ऑप्शंस हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर माय एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट कि पायोनियर की जो पेमेंट्स एंड गेटवे है, वो आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा। एक्चुअली ये देखा है कि अगर जब भी हम पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं या पेमेंट लेने के लिए जाते हैं, तो हमें आगे से स्कैमर्स टकर जाते हैं। तो उनसे बचने का क्या हल है? और अभी जो करंट स्कैम्स चल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहती हैं? मुदस्सिर आपको पता है काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, तो एग्ज़ैक्टली। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप जब भी किसी के साथ ट्रांज़ैक्शन करें, एक तो नॉन पर्सन हो, अगर सर्विसेज़ दे रहे हैं, प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी वगैरह चेक कर लें, रिव्यूज़ चेक कर लें। और स्कैमर से भी अलग वास्ता है, आप लोग खाली डब्बे ना भेजें, आप लोगों के खाली डब्बे भेजने की वजह से बहुत सारे ई-कॉमर्स स्टोर्स जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे, उनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो ऐसा ना करें, हमें ग्रो करने दें, हमारे साथ जुड़े लोगों को ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे अर्निंग करने दें, काम करने दें, बिज़नेस बढ़ाने दें। वेल थैंक यू सो मच फिरदौस, आपका आने का एक मर्तबा फिर, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।